हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 9th का हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन की आपकी डेफिनेशन है, इच बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर बॉडीज टुवर्ड्स इटसेल्फ विद अ फोर्स नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन्स इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट्स करता है, जिस कारण क्या ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होता है वहाँ पे। तो जैसे कि अर्थ है, मून है, अर्थ मून को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और मून अर्थ को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे कि ये हमारा सोलर सिस्टम है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे प्लैनेट्स है, सन है, अर्थ है, मून है। ऑल प्लैनेट्स एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और जिस वजह से क्या है, यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसीलिए यहाँ पे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है, हर प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में फिक्स है और कभी कोई प्लैनेट अपने ऑर्बिट से मिस नहीं होता है, क्योंकि हर प्लैनेट पे दूसरा प्लैनेट ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है वहाँ पे और उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि अर्थ जो है वो मून को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और मून अर्थ को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है हमारा। आपने देखा होगा कि समुद्र में ये लहरें उठती है, ये सुनामी वगैरह आती है, ये सब आपका जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। क्योंकि मून जो है कभी अनबैलेंस के कारण, डिस्टेंस के कारण, यहाँ पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मून की तरफ ज़्यादा लग जाता है तो ये वेव्स जो है, लहरें जो है, सुनामी जो है, इसमें ओशियंस में हमारे जनरेट हो जाते हैं और ये हमें वेव्स देखने के लिए मिलती है। अब हमारा जैसे कि नेक्स्ट है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इसका क्या है, आपका लॉ क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स with a force directed along the line of centers for the two objects that is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the separation between the two objects। जैसे कि हमारे यहाँ पे दो मास है, m1 और m2, दो बॉडी है m1 m2 मास का, और उनके बीच का डिस्टेंस r लिया गया है। तो इनके बीच में जो आपका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो जनरेट होगा, g हमारा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और m1 एंड m2 हमारी ये टू बॉडीज का मास हो गया, और r स्क्वायर ये जो m1 m2 के बीच का ये डिस्टेंस है हमारा। नेक्स्ट है हमारा वेट इक्वल्स टू fg। अब ये जो आपका g m और r स्क्वायर, इसी वैल्यू को चेंज करके ये हमारा g बनता है, जिसका वैल्यू आपको याद होगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, जो कि अगर हम ऐसे एज्यूम करें कि कोई ऑब्जेक्ट रखा है टेबल के ऊपर, तो उस ऑब्जेक्ट पे जो है आपका अर्थ जो है डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको हम बोल सकते हैं कि m जो है आपका उस ऑब्जेक्ट का मास हो गया और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको उस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रहा है। देन आफ्टर हमारा इसमें आता है टॉपिक केपलर्स लॉ। केपलर्स है साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने क्या बताया था ग्रेविटेशन में। केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आर थ्री साइंटिफिक लॉज डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। केपलर ने तीन प्लैनेटरी मोशन बताया था, तीन लॉज बताए थे, जिसके अकॉर्डिंग प्लैनेट्स जो है ऑर्बिट में आपका रोटेट करता है, ऑर्बिट में रोटेट एंड रिवॉल्व करता है। तो उसके ऊपर आपका ये दे रखा है कि जैसे कि ये प्लैनेट यहाँ से आपका यहाँ पे इस पोजीशन पे आ गया 1 मंथ में, और यहाँ पे प्लैनेट 1 मंथ में इतना डिस्टेंस आपका कवर कर, लेकिन इनके बीच का जो सेपरेशन कम है और इनके बीच का सेपरेशन ज़्यादा है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने कर्व ज़्यादा कवर किया, यहाँ पे कम कवर किया, बट सेपरेशन के कारण इन दोनों का जो एरिया वो इक्वल है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जो कि ये सेकंड लॉ में हमारा आता है, अ रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग एनी ऑफ planet to the sun sweeps or equal areas in equal length of time।
मतलब एक ही टाइम में वो इक्वल एरियाज हमारा इक्वल लेंथ ऑफ टाइम में हमारा ये कवर करता है। देन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ्री फॉल। फ्री फॉल की आपकी डेफिनेशन है, अ फ्री फॉल ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड ऑन अर्थ। अर्थ पे हम कुछ भी चीज चाहे हम ऊपर की तरफ भी फेंके या नीचे की तरफ भी, हमेशा वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आता है। अगर हम किसी बॉल को सिंपली ऐसे छोड़ दे तो वो आपका नीचे अर्थ पे ही गिरेगा, और उसी बॉल को अगर हम ऊपर की तरफ फेंके तो फिर भी वो ऊपर कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वापस वो बॉल आपका नीचे ही गिरेगा। इट मीन्स कि अर्थ जो है उसको, उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और उस बॉल को खींच रहा है। इट इज नॉन एज द एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी। जी का जो मैंने अभी आपको वैल्यू बताया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट का मास है उसमें इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 9.8 से, आपका फोर्स निकल के आ जाएगा कितने फोर्स से आपका वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिर रहा है। नेक्स्ट है हमारा मास वर्सेज वेट, मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस। आप लोगों ने सुना होगा मास वेट, लेकिन बहुत बच्चों को मास एंड वेट में डिफरेंस नहीं मालूम होता है कि मास एंड वेट दोनों अलग चीज है या सेम चीज है। तो आपका मैं बता दूं स्टूडेंट कि मास जो है, मास किसी बॉडी में कितना क्वांटिटी है, कितना अमाउंट है, उसको मास कहते हैं। मास आपका पूरे यूनिवर्स में फिक्स रहता है, कहीं पे भी ये चेंज नहीं होता। बट आपका वेट जो है ये वेरी करता है प्लैनेट टू प्लैनेट, एरिया टू एरिया। वेट आपका फिक्स नहीं रहता। अगर लेट बी सपोज दैट कि किसी इंसान का, किसी ह्यूमन बीइंग का वेट जो है 100 kg मान लेते हैं हम अर्थ पे, और मास मान लेते हैं हम किसी अदर इंसान 50 kg, और वेट मान लेते हैं उसका हम 100 न्यूटन, क्योंकि वेट इज हमारा फोर्स है ये, एंड मास इज हमारा ये केजी में इसको हम लिखते हैं। तो अगर उस ह्यूमन बीइंग का अगर 100 न्यूटन यहाँ पे वेट है अर्थ पे, अगर वो मून पे जाएगा तो उसका वेट सेम नहीं रहेगा, उसका कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जो है अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 है। तो 100 को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपका वैल्यू आता है वो उसका वेट हो जाएगा। बट मास जो है जितना अर्थ पे है उतना ही उसका मून पे भी होगा। जैसे कि इसमें डिफरेंस दे रखा कुछ पॉइंट्स मास एंड वेट का। इट इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स और अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, वो मास होता है। देन वेट का इसका दे रखा, इट इज ए फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ फिक्स्ड मास ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स ग्रेविटी की वजह से ये वेट हमारा चेंज होता है। मून पे अलग ग्रेविटी है, अर्थ पे अलग ग्रेविटी है, जुपिटर पे अलग ग्रेविटी है, सन पे अलग ग्रेविटी है, सब पे अलग ग्रेविटी है, उसकी वजह से ये हमारा वेट जो है चेंज होगा। लेट बी सपोज दैट हम अपना वेट अगर हम कराए यहाँ पे अर्थ पे, तो जो भी हमारा वेट निकल के आएगा, और उसी इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर हम मून पे चले जाए और तब हम वेट करें अपना, तो वहां पे हमारा कुछ और वेट आएगा, वेट हमारा सेम नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए कांस्टेंट फॉर बॉडी एंड डज नॉट चेंज विद ए प्लेस। ये कांस्टेंट होता है, कहीं पे भी चेंज नहीं होता है। इट इज नॉट कांस्टेंट फॉर ए बॉडी बट इट इज चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मैंने अभी समझा दिया, ये प्लेस टू प्लेस आपका चेंज होते रहता है। मेजर्ड यूजिंग ए बीम बैलेंस, मास को बीम बैलेंस के थ्रू हम मेजर करते हैं। वेट को मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस, और वेट को स्प्रिंग बैलेंस हम मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट जो होता है मास को आपका केजी होता है, एंड वेट का ऐसा यूनिट आपका न्यूटन होता है, क्योंकि वेट इज ए फोर्स। वेट जो है एक प्रकार का फोर्स है आपका, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। तो ये आपका 10th क्लास तक का में इतना ही टॉपिक दे रखा, बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स है, तो वो न्यूमेरिकल हम इसके पार्ट 2 में हम कवर कर लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स वहाँ पे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।